हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन, है ना। बेसिकली न्यू चैप्टर क्या, अब ये मान लो कि ट्वेल्थ में जो आपका पोर्शन है कैलकुलस, है ना, तो उसकी जो नींव रखी जाती है ना वो फंक्शन से रखी जाती है ना। तो फंक्शन, उसके बाद फिर लिमिट्स, कंटिन्यू, आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो बेसिक है, एकदम बेसिक सी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, है ना, वो हम इसी चैप्टर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं डेफिनेशन से, है ना। फॉर्मूले अपन लिख लेते हैं, फिर उसको समझते हैं और उस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालें फंक्शन। ठीक है, तो है क्या फंक्शन। तो वो थोड़ा आपने सेट्स पढ़ा होगा 11th में ना, तो आपको पता है सेट क्या होता है। ठीक है, और 11th के बच्चों ने थोड़ा बहुत रिलेशंस वगैरह पढ़ा होगा ना। नहीं भी पढ़ा तो इतना कोई ऐसा कोई इतनी कोई ये नहीं है कि उसके बिना ये कुछ होगा नहीं। बट अगर मैं टर्म यूज़ करूँ तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 11th में रिलेशन पढ़ा है ना, नहीं तो ऐसी कोई खास बात नहीं। सेट तो सबको पता होगा ना, सेट क्या होता है ना। ठीक, तो अपन बात करते हैं। लेट A and B be two नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट मतलब जो खाली होता है, फाइव बोलते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं होता। बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड देयर एग्जिस्ट a rule or a correspondence f which associates each element of set A to unique element of set B। ठीक है, अब ये लिख दी और इसमें कुछ समझ हमें आया नहीं होगा, है ना, कि अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है, चलो अब बात समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ए और बी दो सेट है, ये एक सेट है और ये एक सेट है। ठीक है, यहां कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहां कुछ एलिमेंट्स होंगे। सपोज ए बी सी, है ना, 1 2 3 ऐसा कुछ है। ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये वेन डायग्राम बोलते हैं अपन इसको, ना, 11th में सेट्स में पढ़ा होगा। रूल और करस्पॉन्डेंस, तो कुछ एफ एक रूल है ऐसा, है ना, कुछ मेथड है, एक रूल है जो क्या करता है, ए सेट के हर एलिमेंट को बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। एसोसिएट मतलब उसको जोड़ता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? भाई ए के हर एलिमेंट को, है ना, जो बातें मैं अंडरलाइन करने को बोल रहा हूं उसको समझना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब पहली क्या बात बोल रहे हैं, ए के हर एलिमेंट को जोड़ता है। बात समझ में आ गई? हर एलिमेंट को जोड़ता है। दूसरी, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब बी के एक पर्टिकुलर एलिमेंट से ही जोड़ता है। ये नहीं कि ए के एक एलिमेंट को बी के 10 से जोड़ देगा या 2 से जोड़ देगा। बात समझ में आ रही है आपको? ए के हर एलिमेंट को जोड़ता है और बी के यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। मतलब इधर के हर एलिमेंट को इधर के किसी एक एलिमेंट से जोड़ेगा। ठीक है, ये बात आपने मेरी बात अगर ध्यान से सुनी है तो मैं अभी 2-4 केस ले रहा हूं और आपको समझ में आ जाएगा कौन सा केस फंक्शन है और कौन सा केस फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको मिटा के दोबारा से अपन कोई केसेस देखते हैं, है ना। जैसे ये मान लो एक सेट है, एक दूसरा सेट है ना, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया सपोज, और इसको नहीं जोड़ा। ठीक है, ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है। एक एग्जांपल है, ठीक है ना। मान लो ये ए है, ये
सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये 3 डॉट ए बी सी मान लो, है ना, ये 1 2 3 मान लो। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे जोड़ 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 रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, सपोज मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक। और एक लास्ट केस मैं ले रहा हूं, ठीक। ये 4 एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब आपको इसके थ्रू समझाता हूं मैं कि फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसने क्या कहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए के हर एलिमेंट को वो किसी ना किसी से जोड़ता है। टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जैसे मान लो ए है तो ए को 1 से जोड़ दिया या 2 से जोड़ दिया या 3 से जोड़ दिया, बट किसी एक से ही जोड़ना है, यूनिक से। ये नहीं कि ए को 1 से भी जोड़ दिया और 2 से भी जोड़ दिया, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इधर से जो तीर निकल रहा है ना, ऐसे तीर निकल रहा है, मान लो ये इधर से जो ये तीर निकल रहे हैं, ये इधर के हर एलिमेंट से कोई ना कोई तीर निकलना चाहिए। इधर के हर एलिमेंट से कोई ना कोई तीर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो नहीं होगी। क्यों, उसने क्या कहा, प्रत्येक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए को जोड़ता है। अगर मान लो जैसे ये छोड़ दिया तो वो हर एलिमेंट तो नहीं जुड़ा ना। दूसरा, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब इधर से जो एक बंदे से जो तीर निकल रहा है वो एक को लगना चाहिए, एक से ज्यादा को नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लो ये है, इससे एक तीर इधर भी लग गया, इससे एक तीर इधर भी लग गया। तो इस रूल ने क्या करा, इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो कोई भी रूल है अगर लग रहा है, तो उसने ए को इससे भी जोड़ दिया और इससे भी जोड़ दिया। बट ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, यूनिक एलिमेंट से जोड़ना है। तो आप तो एक फंडा ध्यान रखो, क्या सबकी हो और एक ही हो, बस ये ध्यान रखो, सबकी हो और एक ही हो। लेफ्ट से राइट, ए से बी में, ए से बी में सबकी हो और एक ही हो, सबकी कोई ना कोई वैल्यू हो और सबकी एक ही वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो इसमें बात करते हैं, तो ए की वैल्यू है, हाँ है, बी की वैल्यू है, कोई है। क्या सी को किसी से जोड़ा जा रहा है, सी से कोई तीर निकल रहा है, नहीं। तो क्या यहां ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, सबकी हो, सबकी हो, मैं इसको देसी भाषा में लिख रहा हूं बस। ईच एलिमेंट ऑफ ए को मैंने हिंदी में लिख दिया, सबकी इमेज होनी, सबकी कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। तो क्या सी की वैल्यू है, नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ऐसे अगर बात करें तो क्या सबकी है, भाई इधर 3 लोग बैठे हैं, तीनों की कोई ना कोई है वैल्यू, हाँ है, ठीक है। क्या सबकी एक ही वैल्यू है, तो ध्यान से देखो, ये ए है ना, ए, इसकी दो वैल्यू है, इसकी ये भी वैल्यू आ रही है और इसकी ये भी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमने क्या कहा, एक ही हो। अंग्रेजी में क्या लिखा है, यूनिक हो, है ना, एक ही हो, एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ क्या ये वाला फंडा फॉलो हो रहा है, एक ही हो, नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन। यहां देखो, सबकी है क्या, नहीं है, इस गरीब आदमी को छोड़ दिया, इस गरीब आदमी के पास कोई नहीं है, और यहां इसकी दो है ना, ये दो लेके घूम रहे हैं, तो यहां इसकी कोई भी नहीं है, ये दो लेके घूम रहा है, ये तो गलत बात है ना, तो ये फंक्शन नहीं, ठीक है। अब यहां देखो, क्या एक सेट के हर एलिमेंट का, एक के हर एलिमेंट का कोई ना कोई वैल्यू है, सबके पास कोई ना कोई वैल्यू है, हाँ है। और क्या सबके पास एक ही वैल्यू है, हाँ है। तो यहां ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, सबकी है, हाँ है, सबकी एक ही है, सबकी एक ही है, तो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर ए से बी सेट में आपने एलिमेंट्स को कैसे ना कैसे जोड़ तोड़ दिया ना, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपने रिलेशन बड़ा होगा तो कैसे भी कोई लिंक हो सकता है, उसका कोई रूल नहीं होता, कोई ना कोई रूल क्वेश्चन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ दोगे, ठीक है। बट अब यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लग गई है, यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशन ये है
कि ए से बी में जब बात कर रहे हैं, ए से बी में जब कोई फंक्शन एफ कोई रूल की बात कर रहे हैं, तो उस रूल को, उस करस्पॉन्डेंस को जिसमें इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से जोड़ा जाता है, फंक्शन कब कहेंगे? जब इधर के हर एलिमेंट की वैल्यू हो और हर एलिमेंट की एक ही वैल्यू हो, जिसको हमने यहां अंडरलाइन करा है, हर की हो और हर एक की एक ही हो। तो सबकी हो, एक ही हो, ये फंडा अगर फॉलो होता है तो वो फंक्शन है। यहां सबकी नहीं है, इस गरीब आदमी को छोड़ दिया, यहां ये दो दो लेके घूम रहा है, ये भी गलत बात है। ये नहीं है, इसकी दो है, तो दोनों ही रूल गलत फॉलो नहीं हो रहे हैं, गलत है। यहां दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, सबकी है, हाँ है। क्या सबकी एक ही है? हाँ है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फंक्शन हमें समझ में आ गया कि ए से बी में फंक्शन कैसे देखना है, सबकी हो, एक ही हो, वो फंक्शन है। अदरवाइज वो फंक्शन, बचे हुए केसेस फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। It is represented by कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी के ऊपर ऐसे एफ लिख दिया। ठीक है, कि ए से बी में एक फंक्शन है, क्या है? ए से बी में एक फंक्शन एफ है। ठीक है, ए से बी में फंक्शन क्या है? एफ है। ठीक है, या इसको आप कैसे लिख सकते हो, है ना, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, और f इज अ फंक्शन, ऐसे एरो लिख के, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सच दैट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एग्जाम्पल समझे अपन, अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था ए बी सी 1 2 3, मान लो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। फंक्शन है ये? हाँ है, फंक्शन है। अभी हमने पढ़ा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है इसको फंक्शन होने में। ठीक है ना, फंक्शन होने में इसको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं लिख सकता हूं कि ए को यहां से यहां अगर एक फंक्शन, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, और मैं बोल रहा हूं ये एफ, एक रूल है ना, तो हम देख पा रहे हैं हम कि हम ये बोल सकते हैं कि ए एफ के अंदर रखें तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका क्या मतलब है कि एक्स के अंदर, फंक्शन एफ के अंदर एक्स रखो तो क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि ये तो ना एक मशीन है ना, मशीन है, एक फंक्शन, एक मशीन है एफ, जिसका नाम है एफ। इसके अंदर एक इनपुट आता है एक्स, इसके अंदर एक इनपुट आता है, तो हर इनपुट जो भी इसके अंदर आ सकता है ना, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग इसकी इमेज होगी, और हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी। भाई कोई इनपुट आया और कोई आउटपुट आया, तो यहां से इनपुट आया x और यहां से क्या आया? आउटपुट, और आउटपुट क्या आएगा? fx, जिसको हम क्या बोलते हैं? y। जैसे आप इस एग्जांपल से समझे कि इनपुट क्या डला? a, और आउटपुट क्या आया? 2, तो हम क्या बोलेंगे? f ऑफ a बराबर 2। ऐसे अगर इनपुट x गया तो हम बोलेंगे आउटपुट क्या आएगा? f ऑफ x, जिसको हम क्या बोलेंगे? y। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि y बराबर fx में x is called y is called image of x under f, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? y is called value of the function, जो मैं बोल रहा था अभी, at input x। ठीक है ना,
y बराबर एफ एक्स का मतलब क्या है, हम बोलेंगे y को उसकी क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे अंडर द फंक्शन f, या हम बोलेंगे कि y इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इनपुट x। मतलब ये एक मशीन है, इसके अंदर x डाला तो आपको बाहर क्या मिलेगा, fx, जिसको हम y बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में a डाला तो बाहर क्या आया 2, तो f ऑफ a क्या हो गया 2। मान लो इसके अंदर b डाला, बाहर क्या आएगा 1, तो मैं क्या बोलूंगा f ऑफ b बराबर क्या है 1। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फंक्शन एक मशीन की तरह है, उसके अंदर एक इनपुट आएगा, हर इनपुट जो आएगा उसका आउटपुट आएगा, जिसका आउटपुट नहीं आएगा वो इनपुट ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इसमें सबकी इमेज होती है और सबकी एक ही होती है, तो हर एक का आएगा और एक ही आएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने इधर से ए डाला और यहां से दो आंसर आ रहे हैं 1 और 2, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ए 1 से भी कनेक्ट होगा, ए 2 से भी कनेक्ट होगा, फिर तो फंक्शन की डेफिनेशन वायलेट होगी, फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो ही नहीं हो रही, क्योंकि फंक्शन में क्या रूल है, सबकी हो एक ही हो, तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, और आएगा भी जरूर। ऐसा भी नहीं हो सकता किसी का आउटपुट ना आए, है ना, यही हमने फंक्शन में पढ़ा है। तो ये हमने एक छोटे से एग्जांपल से समझा कि इसमें ए रखा तो 2 आ रहा है, बी रखा तो 1 आ रहा है, तो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। एक एक्स रखा तो उसमें एफ एक्स आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ए से बी में फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट वाई बराबर एफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बाहर आ रहा है, मतलब एक्स बराबर ए रखने पे वाई बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब है 2 उसकी इमेज है, ए एक्स बराबर ए पर अंडर द फंक्शन एफ, तो एक्स y is called image of x under the function f, या y is called value of the function at input x। Similarly हम इसको ये भी बोल सकते हैं x is called pre-image, x is called pre-image of y under f, और x is called argument of y। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लो यहां पर एफ ए बराबर 2 आ रहा था, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पर 2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, या 2 इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। और उल्टा बोले तो अगर 2 ए की इमेज है तो ए 2 का क्या है, प्री इमेज। ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट होता है, ये वैल्यू होती है। ए रखने पे 2 आ रहा है तो हम बोलेंगे ए आर्ग्यूमेंट है, 2 वैल्यू है, ठीक है, या हम बोलेंगे ए की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज ए है। वैसे यहां पे x को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, y को वैल्यू बोलते हैं, कि x रखने पे y वैल्यू आ रही है। तो अगर x आर्ग्यूमेंट है y वैल्यू है तो बोलूंगा y x की क्या है, इमेज है, और x y का क्या है, प्री इमेज है। एक्स वाई का क्या है, प्री इमेज है। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान से सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो, तो जिन लोगों ने रिलेशन पढ़ा है ना, अभी देखिए हालांकि इस चैप्टर में कोई लेन देन नहीं है, पूरे में कहीं मैं अगर बिना रिलेशन का नाम लिए भी आगे बढ़ू ना तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस एक स्टेटमेंट मुझे बोलना है जिन्होंने रिलेशन पढ़ा है, कि जो रिलेशन है ना, रिलेशन में जब हम ए से बी एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो कोई लेना देना नहीं होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर असूल नहीं है हमारा कि ए से बी में होनी चाहिए सबकी या सबकी एक ही हो, ऐसा कोई अपना रूल नहीं होता है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब उसमें ये रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल, कि सबकी हो और एक ही हो, है ना भाई। उधर से इधर आते हैं, जब सेट ए से बी में सबकी वैल्यू होनी चाहिए या सबकी इमेज होनी चाहिए और सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तो सबकी एक ही इमेज हो और सबकी इमेज हो तो वो वाला रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, वो रिलेशन ही रहेगा। ठीक है, तो इससे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हर फंक्शन तो रिलेशन है ही, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं। ठीक है ना भाई, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, बट एवरी गलत बोले, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, है ना। लिखने को आप ये लिख सकते हो कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन है ही, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। कोई पर्टिकुलर रिलेशन ही फंक्शन होगा। वो कौन सा पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन होगा, जब ऐसा होगा कि ए सबकी इमेज होनी चाहिए ए से बी में और सबकी एक ही होनी चाहिए,
तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, बाकी रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं हर फंक्शन रिलेशन है बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये बात सिर्फ उन बच्चों को बताने के लिए जिन्होंने रिलेशन पढ़ रखा है, उसको इससे रिलेट करने के लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन में, ये बताने के लिए मैंने ये कहा है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है? जब आप इधर से इधर जा रहे हो और इधर से हर एक की इमेज हो और सबकी एक ही इमेज हो, तो वो फंक्शन बनता है, हर रिलेशन नहीं बनता। इसका मतलब हर फंक्शन तो रिलेशन ऑलरेडी है ना, वो तो उसका सबसेट है एक तरह से, बट हर फंक्शन तो रिलेशन है ही, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये बात मैं किन के लिए बोल रहा हूं? जिन्होंने रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस जानना है, रिलेशन पढ़ चुके हैं, है ना। हालांकि इस पूरे चैप्टर में और पूरी कैलकुलस में अपना रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आगे की कहानी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप मस्त रहो और इस चीज पे ज्यादा ध्यान दो कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? ए से बी सेट में कोई एक रूल है जो इधर के एलिमेंट को इधर के एलिमेंट से जोड़ता है, बट उस रूल की कंडीशन क्या है कि इधर से इधर जाते वक्त सबको किसी ना किसी से जोड़ना है, सबकी कोई ना कोई वैल्यू या इमेज होनी चाहिए। और दूसरा रूल ये भी है, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना एक से कम होनी चाहिए। तो आप तो सबकी है और एक ही है, ये फंडा फॉलो करो तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। क्लियर है? अब उसमें ये रखने पे ये आ रहा है तो इसको इसकी इमेज बोलते हैं, इसको इसकी प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है, या इसको इसकी वैल्यू बोलते हैं, इसको इसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इतनी सी बात मैंने भी बोली है। आई होप आपको ये क्लियर हो, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब क्या होता है, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन या पहले रेंज और कोडोमेन क्या होता है, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये टॉपिक्स अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोमेन और रेंज क्वेश्चंस जब करेंगे, बट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि होता क्या है। जैसे मान लो अभी इस एग्जांपल से बात करते हैं ना, एग्जांपल को मैं साइड में लिख रहा हूँ, वहां डेफिनेशन भी लिख दूंगा। जैसे मान लो ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है, यहां से यहां आपने एक फंक्शन डिफाइन करा एफ, ये ए बी सी 1 2 3 है ना, सेम ऐसे ले लो, इस पे ऐसा कुछ था, ठीक है भाई, ऐसा कुछ था, ठीक। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि डोमेन का क्या मतलब है, तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ एक्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जैसे अब इसमें क्या क्या आ रहा है, ए के साथ क्या आ रहा है, ए के साथ 2 आ रहा है, फिर बी के साथ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और सी पे क्या वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एफ के अंदर ये 3 चीजें आ रही है, बोल सकते हैं ना, ठीक। एफ के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए पे 2 आ रहा है, बी पे 1 आ रहा है, सी पे 3 आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें देखो जो फर्स्ट सेट है ए बी सी, ठीक है ना, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यूज ऑफ एक्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। तो यहां क्या क्या आ गया? जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अगर सेट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, ठीक है ना भाई। एक्स और वाई कोई जोड़ा है जो क्या है, फंक्शन एफ के अंदर है भाई, एक्स रखने में वाई आ रहा है, तो वो एफ के अंदर जो जो जोड़े हैं, जो जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, उन सब में जो फर्स्ट वैल्यूज है ना एक्स, उन सब का सेट क्या कहलाता है? डोमेन। तो इस एग्जांपल के लिए डोमेन क्या हो जाएगा? ए बी और सी, ठीक है। रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल सेकंड वैल्यूज ऑफ y in all ordered pairs
इन एफ भी बोल सकते हो ना, एफ के अंदर वाले ऑर्डर पेयर की बात ही कर रहे हैं, है ना। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a, है ना, एंड x y बिलोंग्स टू f। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो वाले y जो b के अंदर है, ठीक है, और x a के अंदर है, और x y में जो भी ऑर्डर पेयर f के अंदर है, उसमें जो y है ना, जो y आएंगे इसके अंदर, उन सबका सेट। जैसे यहां पर हम अगर देखें, आप तो बस ये रखिए सेट ऑफ ऑल सेकंड वैल्यूज इन ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो सेकंड वैल्यूज में क्या क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो रेंज क्या हो गई, 1 2 1 2 3। ठीक, कोडोमेन पूरे सेट बी को बोलते हैं। जो ए से बी में अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, तो जो दूसरा सेट होता है ना बी, उस पूरे को सेट को बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, ये 3 टर्म मैंने आपको बताए कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो हमने कोई रूल डिफाइन करा, तो यहां से यहां एक फंक्शन बन गया, आपका रूल फॉलो हो रहा है वो कि सबकी हो, एक ही हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, ए पे 2, बी पे 1, सी पे 3। तो जितने भी जोड़े बन रहे हैं उनमें जो पहले पहले एलिमेंट्स का सेट है वो तो है आपका डोमेन, जो सेकंड का सेट है वो है आपका रेंज, और जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा सेट बी होता है हमेशा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कोडोमेन जो है वो हमेशा सेट बी होता है। सेट बी लिख सकते हो और इसको ओपन करके भी ऐसे लिख सकते हो। तो सर क्या रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर है, ऐसा थोड़ी है। जैसे मान लो ऐसा होता, सपोज ऐसा होता कि ये ए, ये बी, ये सी, और ये 1, ये 2, ये 3। मान लो ऐसा होता, ए 1 से कनेक्ट होता, बी भी 1 से कनेक्ट होता, और सी 2 से कनेक्ट होता। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, a, 1, b, 1 एंड c पे वैल्यू क्या आ रही है 2। ठीक है, ये होता आपका f। सपोज यहां से यहां तक एक फंक्शन f। तो इस क्वेश्चन में आप डोमेन क्या बोलते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट a b c। तो डोमेन आपका क्या आ गया, a b c। रेंज क्या बोलते हैं हम इस केस में, 1 और 2, दो ही लोग आ रहे हैं भाई, 3 तो आ ही नहीं रहा। और कोडोमेन को क्या बोलते हैं आप, कोडोमेन क्या आएगा, हमेशा सेट बी आता है, तो वो 1 2 3 ही होगा। ठीक है, तो सर हाँ एस। फिर कई लोगों को पता है क्या तकलीफ होगी, कई लोगों की दर्द ये होगा कि सर आपने तो कहा था ना एक से एक ही कनेक्ट होना चाहिए, तो ये एक से दो कैसे हैं। तो वो बेसिक डेफिनेशन भूल जा रहे हैं, उनको मैं दोबारा याद करा दूं। हमारी डेफिनेशन क्या है, ए से बी में, ए में सबकी हो और एक ही हो। यहां सबकी है, हाँ है। क्या सबकी एक एक ही है, देखो ध्यान से देखो, ए की कितनी एरो है, एक, इमेज एक ही है 1, बी की एक ही है, सी की एक ही है। तो सबकी हो एक ही हो, ये फंडा इधर से इधर फॉलो हो रहा है तो वो फंक्शन है। इधर से उधर जाने पे हमने थोड़ी कहा है कि ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी अलाउड है, मैं आपको बताऊं, लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे मान लो ई है, 5 है, और इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। मान लो सारे के सारे ये 3 से कनेक्ट है। लो, तो क्या ये फंक्शन है, हाँ है। क्यों, ए से बी में सबकी इमेज है, हाँ है। सबकी एक है, हाँ है। बस ये थोड़ी कहा गया है कि सबकी प्री इमेज भी एक ही होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमने ए से बी में फंक्शन डिफाइन करते वक्त सिर्फ ये बोला है कि इधर से इधर जाते वक्त इस सेट में सबकी हो और एक ही हो। तो सबकी इमेज है, हाँ है। सबकी एक ही इमेज है, हाँ है। बस दैट्स इट। तो दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन। ठीक है ना भैया, कई लोगों को लगे ये फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उल्टा प्री इमेज। अब मान लो कोई बोले 3 की प्री इमेज ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो 3 की तो सर 5 प्री इमेज है। हाँ तो ठीक है ना, हमने प्री इमेज पे बात ही कहां करी, कंडीशन ही कहां लगाई, हमने तो इमेज पे लगाई कि ए से बी जाते वक्त सबकी एक ही इमेज, सबकी इमेज हो और सबकी एक ही इमेज हो। तो सबकी इमेज है, हाँ है, और सबकी एक है, हाँ है। तो उल्टा से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो देखो यहां पर एक चीज पता चली आपको, ये रेंज है, ये कोडोमेन है। तो कईयों को जिनको लगा होगा कि रेंज बराबर ही आएगी, तो पहले तो मैंने उनका वहम दूर कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज, अब एक बात बताओ, यहां पर कोई भी इनपुट डालोगे वो आउटपुट यहीं से तो लेगा भाई। ए से बी में अगर आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो आउटपुट वो बी के अंदर से तो आएगा, ऐसा तो है नहीं ए डालने पे कुछ और आ जाएगा, इसी के अंदर से आएगा। तो
या तो वो सारा का सारा आ सकता है, जैसे मान लो सारी वैल्यूज ले ली, या फिर क्या हो सकता है जैसे यहां पर है कि 2 वैल्यू आई तीसरी वैल्यू रहेगी, या मान लो यहां पर के 1 वैल्यू आई बाकी सर वैल्यू। बट जो भी आउटपुट आएगा, जो रेंज के एलिमेंट्स होंगे, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है ना, सेट ऑफ ऑल द सेकंड वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हो, सेकंड एलिमेंट्स है ना, इन ऑल ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट्स है ना। तो जैसे सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है वो आएगा तो सेट बी से ही, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा, अदरवाइज उसी का कुछ पार्ट आएगा, उसी का कुछ पार्ट मतलब उसका सबसेट आएगा है ना। तो यहां मैं एक बहुत ही बड़ा काम का नोट स्टार बना के लिख रहा हूं कि जो रेंज है ना, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना, ये आपको पता है सबसेट होता है ना। बराबर क्यों लगाया है कि ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकती है कोडोमेन की, रेंज कोडोमेन से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। जो भी आंसर आएगा इसके अंदर से आएगा, ज्यादा से ज्यादा सारे आंसर आ जाएंगे जैसे इसमें आ रहे थे, तो रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे, या उससे कम आएगा तो रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटी होगी, उसी के सबसेट के बराबर होगी। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो भैया हमने क्या क्या चीज पढ़ ली, फंक्शन क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसको पहचानना कैसे है, सबकी हो एक ही हो। फिर रिलेशन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए रिलेशन से डिफरेंशिएट कैसे करना है, कि जो रिलेशन ये रूल फॉलो करेगा वो फंक्शन, अदरवाइज नहीं है। तो सब फंक्शन तो रिलेशन है बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं। तीसरा फिर हमने 3-4 टर्म जाने, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब क्या होता है। तो मैंने कहा जब आप कोई भी रूल असाइन करोगे, इस तरह से फंक्शन क्रिएट करोगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं इनको। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर इन ऑड ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ, वो क्या है, डोमेन। सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट है वो क्या है, रेंज, ठीक है। बेसिकली जो जो वैल्यू उसमें रख सकते हैं है ना, वो क्या है, डोमेन, और जो बाहर निकल रही है उसको रखने पे वो क्या है, रेंज, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, हमेशा सेट बी होता है, कोडोमेन क्या है, हमेशा सेट बी होता है, ठीक है। और रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसे मान लो फंक्शन whose range is subset of real numbers। रियल वैल्यूड मतलब जिसकी सभी वैल्यूज रियल है, और वैल्यू क्या होती है, y। अभी मैंने बताया था कि y बराबर fx में ये तो क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट, इनपुट, और ये होता है आपका आउटपुट या वैल्यू, है ना, जो रेंज के अंदर आते हैं। तो ये सारी वैल्यूज रियल आए तो वो रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है, अदरवाइज वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो किसी के अंदर, मान लो यहां से मान लो यार, ऐसे मान लो अब तुम ए के अंदर ये 1 है, बी के अंदर 2 है, सी के अंदर 3 है, ये फंक्शन है, हाँ है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। और मैंने कहा कि ए के साथ 1 है, बी के साथ आयोटा है ना, सी के साथ 2 है, तो ये भी एक फंक्शन है क्योंकि सबकी इमेज है और एक ही है। बट इसकी जब रेंज लिखोगे तो क्या आएगा, 1 आयोटा 2। इसकी जब रेंज लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1, 2, 3। तो इसकी रेंज के जब सारे एलिमेंट रियल हैं, क्या इसकी रेंज के सारे एलिमेंट रियल है, नहीं, तो ये रियल वैल्यूड नहीं है, और ये रियल वैल्यूड है। ये रियल वैल्यूड नहीं है और ये रियल वैल्यूड है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जिसकी जो रेंज है वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट हो, मतलब सारे ही सारे जो आउटपुट है वो रियल नंबर हो। सब बराबर भी हो सकती है, हाँ, जिसकी रेंज में सभी एलिमेंट आ रहे होंगे -∞ से इन्फिनिटी, बट इसके अलावा कोई नहीं आना चाहिए, है ना, मतलब कोई इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स ये सब नहीं आना चाहिए। तो जिस फंक्शन की रेंज रियल का सबसेट है उसको रियल वैल्यूड बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इज रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, तो देखो रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसकी रेंज रियल हो। रियल फंक्शन मतलब whose domain and range, whose function whose domain and range both are
सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये काम की बात है, ठीक है। जैसे इसका डोमेन रियल, इसमें तो क्या है, सिर्फ वैल्यूज रियल नंबर्स आनी चाहिए थी, तो रियल वैल्यूड बोलते थे, मतलब इनपुट इमेजनरी आ सकता था या एबीसी आ सकता था, बट जिसका इनपुट भी कोई ना कोई रियल ही हो और आउटपुट भी रियल ही हो, बस वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। और इसी को हमने स्टडी करना है, इसी को हमने स्टडी करना है पूरे चैप्टर्स में। रियल फंक्शंस को ही, पूरे चैप्टर के पूरी कैलकुलस में हमें रियल फंक्शंस को ही डील करना है कि एक्स और वाई जब रियल हो, ठीक है ना। अब अपन इस पे बात करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, है ना, पॉज करके। तो अब अपन रियल फंक्शन के लिए इमेज, डोमेन और रेंज और इन सब का क्या मतलब होता है ना, जो इनसे अलग है थोड़ा, है ना, आपको मैं समझाता हूं मतलब क्या है। चीज वही है, लेकिन आपको जो चीज हमें पढ़नी है एक्चुअल में, उस चीज की आपको फीलिंग दिलाते हैं। इसको मैं मिटा रियल फंक्शंस, ठीक है। रियल फंक्शन तो बता ही दिया, जिसका डोमेन एंड रेंज रियल हो। पहली बात। अब इसके मीनिंग ऑफ डोमेन, ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है सर। मीनिंग ऑफ डोमेन मतलब, मीनिंग अभी तो बताया आपने, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना। तो एक बात बताओ, जैसे एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपके सामने लिखूं, y बराबर मैंने x ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ऊपर लिख दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा, जैसे मैंने लिख दिया r टू r, है ना, r टू r, ठीक है। तो मतलब ये a भी रियल नंबर्स का सेट है और b भी रियल नंबर्स का सेट है, ऐसी कुछ बात अगर मैं कर रहा हूं, तो क्या आप इस फंक्शन को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो, कैसे डायग्राम बना के कि सर 1 पे वैल्यू 1 आ रही है ना, या मान 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, चलो ठीक है, लेकिन क्या इसके अंदर सिर्फ 1 और 2 ही है? भाई आप ऐसे थोड़ी लिख दोगे इस फंक्शन को, आप ऐसे पिक्टोरियली, मतलब ऐसे पिक्चर से इसको बना सकते हो क्या, पूरे इसके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या फंक्शन को? या मैं बोलूं जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर पे लिख दिया था, क्या ऐसा लिख सकते हो 1,1 2,2 इस तरह से, है ना, n, ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों भैया? इसके अंदर 1.01 भी आएगा, इसके अंदर 1.1 भी आएगा, 1.9 भी आएगा, 1.999 भी आएगा, √3 भी आएगा, √2 भी आएगा, -1/2 भी आएगा, -1/7 भी आएगा। मतलब आप किस किस को लिखोगे यहाँ? आप समझ रहे हो? आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में अगर सेट्स में, कि जो रियल नंबर का सेट है ना, आप उसको ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, वैसे आप इसको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिख सकते बना बना के। वो तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो क्या था, उसके अंदर डिस्क्रीट सेट्स थे। डिस्क्रीट सेट मतलब लिमिटेड नंबर, जैसे अपन छटे हुए ऐसे एलिमेंट होते थे 7 2 3 इस तरह से, कुछ 3 4 5 या कुछ 10 या कुछ लिमिटेड नंबर थे, तो ऐसे ऐसे हमने मिला दिया। अब इसके अंदर थोड़ी मिला सकते हो, इसके तो 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 2.5 रखोगे 2.5 आएगा, √3 रखोगे √3 आएगा, 1.01 रखोगे 1.01 आएगा, -0.5 रखोगे तो -0.5 आएगा, -107.6 रखोगे तो -107.6 आएगा। इसका मतलब मैं हर एक एलिमेंट को ऐसे लिस्ट थोड़ी कर सकता हूँ, बहुत इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कैसे लिस्ट कर दूंगा? तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। आपको ये बात समझ आ रही है? तो इन फंक्शंस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। रियल फंक्शंस में क्या होगा, एक फॉर्मूला दिया जाएगा आपको, है ना, जो x और y को आपसे कनेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो डोमेन एंड रियल, रेंज रियल वो तो है ही, बट आपको मैं ये भी बता दूं, इन दिस फंक्शंस फॉर्मूला विल बी गिवन बिटवीन x एंड y, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये कि x और y के बीच में कोई फॉर्मूला दिया गया होगा, एंड हेंस these functions, है ना, ये मैं बीच में लिख रहा हूं इन दोनों के, कैन नॉट बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्स, है ना, या सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, जो मैंने वो लिखा था रोस्टर फॉर्म या
सेट बिल्डर फॉर्म, आप इसको उस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये ऐसे फॉर्मूले से ही रिप्रेजेंट होते हैं। विल बी गिवन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज y बराबर एफ एक्स, है ना। आप इसको लिखना है पूरा ढंग से कि रियल फंक्शन क्या है, कि सर डोमेन और रेंज इसका रियल हो। फिर दूसरी बात मैंने क्या बोली, इन दीज फंक्शंस फॉर्मूला विल बी गिवन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज y बराबर एफ एक्स। एग्जांपल y बराबर x है, या y बराबर मान लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, या y बराबर रूट x है, ऐसे कुछ भी आपको फंक्शन दिएगा, फॉर्मूला दिया गया होगा, ठीक है ना। तो y और x के बीच में एक फंक्शन फॉर्मूला दिया गया होगा जो उसको रिलेट करेगा। तो वो वाले जो फंक्शंस है वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखे जा सकते बच्चों की तरह कि हम ऐसे ऐसे लिख दें। आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ फिर सर इसके अंदर जब हम ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, जब हम इनको ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, फिर हम इनको ऑर्डर्ड पेयर में जब नहीं लिख पाएंगे, तो आपने तो अभी तो डोमेन की डेफिनेशन लिखाई है कि सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन एफ। अब इसमें जब मैं एफ को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख ही नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो मैं डोमेन कैसे बताऊंगा, है ना। तो अब इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको, ये जो थी ना, ये तो चलो एक बच्चों वाला टॉफी, जैसे छोटे बच्चों को खुश करने की टॉफी देते हैं पहले, तो टॉफी देके आपको समझाया कि अच्छा ये है ये है ये है। अब जो रियलिस्टिक दुनिया में अपन को जो पढ़ना है, रियल फंक्शन पढ़ना है, तो रियल फंक्शन मतलब उसको मैंने रिलेट करा कि डोमेन रेंज रियल हो, तो फिर आपको एक एग्जांपल से समझाया कि भैया ये ऐसे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में मैं एलिमेंट्स को सारे लिस्ट नहीं कर सकता, ये तो एक फॉर्मूले के रूप में दिए गए होंगे, ऐसे दे देगा ये फंक्शन है या ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, और बोलेगा डोमेन बताओ। तो मैं जब आपको ये समझा चुका हूं कि इनको जब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख नहीं सकते, और तुमने देखा दिमाग में वो डेफिनेशन कि सारे ऑर्डर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन होता है, तो जब साला इसको ऑर्डर्ड पेयर में ही नहीं लिख सकते तो फिर फर्स्ट एलिमेंट कहां से छाटेंगे, फिर डोमेन कैसे लिखेंगे। इसीलिए मैंने यहां अलग से लिखा मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ फॉर रियल फंक्शंस, है ना। तो मतलब यहां पर कहना क्या चाहेंगे हम, अब देखना ध्यान से, सेट ऑफ those values of x, those values of x, set of those allowed values of x, set of those allowed values of x in function for which आउटकम मतलब y इज रियल, है ना। इसको गांठ बांध लें, ये है असली डेफिनेशन, है ना, रियल फंक्शन। दोज वैल्यूज ऑफ x का सेट, मतलब x के उन वैल्यूज का सेट, जो पर्टिकुलर वैल्यूज ही ऐसी होंगी जो अलाउड होंगी, उन वैल्यूज का सेट ही डोमेन कहलाएगा, जो फंक्शन के लिए अलाउड होंगी, सच दैट उसका आउटपुट उन वैल्यूज पे रियल आए। इसका क्या मतलब है, इफ, ध्यान से, इफ एनी वैल्यू, इफ फॉर एनी वैल्यू x आउटकम इज नॉट रियल, आउटकम इज नॉट रियल, आउटकम मतलब y इज नॉट रियल, देन that value of x will not be allowed in f x, that is will not be part of domain, will not be part of domain। बात समझ में आ गई कि वो वैल्यूज ही जो अलाउड होंगी जिसके लिए आउटपुट रियल आएगा, और अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आउटपुट रियल नहीं आता तो उस वैल्यू को हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब वो डोमेन का पार्ट नहीं होगी। अच्छा, तो सर मतलब क्या है, अब अपन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको अपन और थोड़ा सा एग्जांपल से समझें। जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर x प्लस 3, अब देखो x में 0 रखो, अगर मैंने इसमें x 0 रखा तो y क्या रहे 3, x इसमें मैंने 1 रखा तो y क्या रहे 4, x मैंने इसमें हाफ रखा तो y क्या रहे 3 प्लस हाफ बाय 2, ठीक है। x इसमें मैंने माइनस रूट 3 रखा, y क्या रहा है आपका 3 माइनस रूट 3,
मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर आप यहां जीरो, जीरो के आगे तक इन्फिनिटी तक चले जाओ और जीरो के पीछे माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ, कोई भी नंबर यहां से उठाओ और इसमें डालो, है ना, ये एक मशीन है fx, इसके अंदर कोई भी इनपुट डालोगे तो क्या कुछ भी ऐसा डालने से y आपका ऐसा आ रहा है कि जो रियल ना हो, कुछ भी डालो आपका रियल आएगा, कोई भी इनपुट डालो आपका रियल आएगा। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इन्फिनिटी डालने पे तो इन्फिनिटी आएगा, तो अरे इन्फिनिटी तो खुद ही कुछ नहीं होता, ये अपन बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं, पूरे मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। इन्फिनिटी इटसेल्फ तो कुछ नहीं होता, तो वो डोमेन में है ही कहां, इन्फिनिटी तो खुद ही कुछ नहीं है, तो आउटपुट भी भाई आप तो ये बताओ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल एक्स है, जो भी एक्स में इसमें रखूं, क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो रखने से वाई फड़फड़ाए, वाई तड़पे, वाई को मौत आए या वाई मर जाए, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू है जो रखने से वाई को फड़फड़ाहट हो, फड़फड़ाहट हो मतलब वो रियल ना हो, वो रियल ना रहे, ऐसा कुछ अगर हम एक्स रखें कि वाई रियल ना रहे तो हम उस एक्स को हटाएंगे। बट यहां कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इस कहानी को सुनते रहे, है ना, एग्जांपल नंबर 2 आपको फील आ जाएगी डोमेन का मतलब क्या है। मान लो मैंने कहा क्वेश्चन में नीचे 1/x-2 है, अब देखो इसमें x की जगह 3 रखो तो 1/1 आ जाएगा, 4 रखो 1/2 आ जाएगा, 5 रखो 1/3 आ जाएगा, -1 रखो 1/-3 आ जाएगा, हाफ रखो तो माइनस का 3/2 मतलब -2/3 आ जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ऐसा क्या है कि जो इसमें रखूं तो ये फड़फड़ाएगा, x बराबर 2 अगर मैं रखता हूं तो y में क्या आएगा 1/0, और ये आप आज से नहीं शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, जब जब डिनोमिनेटर में जीरो आने लगता है हम उसको आने नहीं देते, हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, फिर हम बोलेंगे वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो 1/0 आपको भी पता है क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जब आपको पता है 1/0 नॉट डिफाइंड होता है मतलब नॉट रियल नंबर होता है, डिफाइंड ही नहीं है मतलब कोई नंबर ही नहीं है। तो जब x की जगह 2 रखूं तो क्या जो आउटपुट आने वाला है, अब जैसे ये मशीन थी fx, इसमें आने वाला इनपुट था 3, मैंने चेक करा 3 रखने से इसका आंसर आ रहा है, आ रहा है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चला जा, आंसर आ गया। जैसे इसके अंदर 2 आने लगेगा मैं देखूंगा, मशीन सेंस करेगी, अच्छा डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ये रियल नंबर ही नहीं रहेगा, तो मैंने क्या कहा, सेट ऑफ दो, अब मैंने कहा अगर कोई वैल्यू x रखने से, इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आउटकम इज नॉट रियल, आउटकम इज नॉट रियल, देन दैट वैल्यू ऑफ x विल नॉट बी अलाउड इन द फंक्शन, तो हम इसको हटा देंगे। तो हम यहां क्या बोलेंगे, x 2 नहीं होना चाहिए, x 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 2 के अलावा कोई वैल्यू है क्या जिससे y की सांसें रुके या y फड़फड़ाए, हैं 2 के अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 2 के अलावा दुनिया का कोई मर्जी x उठा के रख दो, y को कोई परेशानी नहीं है, तो 2 नहीं आ सकता। फिर हमने क्या बोला था, डोमेन क्या होता है, अलाउड वैल्यूज ऑफ x, तो 2 के अलावा सब अलाउड है, 2 के अलावा सब अलाउड है, तो मैं डोमेन क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू r में से क्या हटा दो, 2 हटा दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो -∞ से 2 ओपन यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये आपने सेट्स में पढ़ा होगा, आप इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये आपका डोमेन है, ठीक है भाई, ठीक है। आई होप थोड़ी बहुत आपको फील आ गई होगी, कहना क्या चाहते हैं, रियल फंक्शंस में डोमेन का क्या मतलब है। एक एग्जांपल से मैं और कहानी समझाना चाहूंगा, जैसे मान लो आपने लिखा y रूट के अंदर x-3 लिखा, ठीक है। अब आपको पता है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा है, रूट के अंदर कुछ भी जो होता है ना, ये रियल नंबर तभी होता है इफ जो कुछ भी है वो 0 या 0 से बड़ा हो, क्योंकि रूट के अंदर देखो -5 आ गया तो वो रियल नहीं होता, वो आपका रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी वगैरह में चला जाता है, तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि x-3 है ना जो, वो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तभी y रियल है, अदरवाइज y रियल नहीं है, इसलिए x क्या आ गया, 3 या 3 से बड़ा आ गया। अब आप खुद सोचो, 3 रखूंगा आंसर 0 आएगा, 4 रखूंगा आंसर √1 आएगा, 5 रखूंगा आंसर √2 आएगा, लेकिन अगर मैंने 2 रख दिया तो √-1 आएगा, 0 रख दिया
तो रूट -3 आएगा, -1 रख दिया तो रूट -4 आएगा। क्या ये सब रखने से जो y आ रहा है आपका, क्या वो रियल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, y रियल नहीं आ रहा। तो क्या ये सारी वैल्यूज अलाउड होंगी? नहीं होंगी। तो इनको हटाने के बाद जो बचा, तो अलाउड क्या है? सिर्फ ये है। तो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ही क्या कहलाते हो? डोमेन। तो आप क्या बोलोगे? जो डोमेन है वो आप क्या बोलोगे? या तो आप बोलोगे 3 क्लॉज से इंफिनिटी, और या बोलोगे रियल में से वो हटा दो जहां जहां तकलीफ थी। तकलीफ कहां कहां है? -इनफाइनाइट से 3 ओपन तक। क्योंकि 3 रखो या 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे दोगे आंसर या ऐसे दोगे। ये सब आप इनइक्वालिटीज में पढ़ चुके हो सेट्स वगैरह में, शुरू में 11th में। तो बस ये आपका डोमेन हो गया। तो आई होप आपको डोमेन की फील आ गई होगी कि दोज वैल्यूज ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y शुड बी y इज रियल। अगर कोई ऐसा x रखे कि y रियल नहीं रहता, तो हम उस x को एंट्री नहीं देंगे, उस x को हटा देंगे। और जो बची अलाउड वैल्यूज, उन्हीं का सेट क्या कहलाता है? आपका डोमेन। ठीक है, चलो ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात और कर लेते हैं इसमें। अब सर डोमेन आ गया, तो रेंज का क्या मतलब है? तो रेंज का सिंपल सा है, जो जो डोमेन में वैल्यूज आ गई वो मशीन के अंदर रखते गए और कोई ना कोई आउटपुट मिलता गया। क्योंकि अब हमने रखी ही वो वैल्यूज हैं जिनके कोरेस्पोंडिंग y रियल आएगा। ऐसी तो कोई हमने वैल्यू रखी ही नहीं जिससे y रियल ना आए, वो तो पहले हटा दी। अब जो भी वैल्यू रखी, अब आपको पता है हर वैल्यू के आंसर जो भी रखेंगे उसके हिसाब से आंसर तो आएगा ही, फंक्शन है क्योंकि। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एक इनपुट पे एक ही आंसर आएगा। तो जैसे मान लो एक्स रखा, आंसर आया, फलाना रखा, ढिमकाना, आंसर आ गया, कुछ रखा फिर आंसर आ गया। तो जो जो आउटपुट उधर निकल रहे हैं ना, है ना, कलेक्ट कर लो उन सबको, उन सबका सेट क्या हो गया? रेंज हो गया, है ना। तो रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ obtained values of y, जो जो obtained की हमने, set of obtained values of y corresponding to allowed values of x, values of x in domain। ठीक है भाई, जो जो वैल्यूज हमें रखी, जो जो अलाउड थी वही रखेंगे, बाकी तो रखेंगे नहीं क्योंकि y रियल नहीं आएगा। अब जो जो रखी, हर एक क्या कॉरेस्पोंडिंग एक आउटपुट पड़ाएगा, उन सबका सेट इकट्ठा कर लिया, जो जो वैल्यूज आ गई वो बस आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। ठीक है, कोडोमेन। अब देखो, इफ क्वेश्चन हैज गिवन सेट बी देन दैट इज कोडोमेन। जैसे हमने पहले बताया कि कोडोमेन हमेशा सेट बी होता है। एंड इफ नॉट गिवन, आपको दिया नहीं है सेट बी, देन वी टेक रियल नंबर्स के सेट को आर एज कोडोमेन। ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट है पूरे चैप्टर में। आप ध्यान रखें, किसी क्वेश्चन में अगर मेंशन है, मान लो यहां से यहां तक, तो ये आपका कोडोमेन है। ठीक है, रेंज नहीं है। रेंज तो जो वैल्यू रखने पे आएंगी वो वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अगर वो रखी हमने, जो जो वैल्यूज आई, तो वो रेंज है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये कोडोमेन है, फिर तो बात अलग है। अगर नहीं दिया है तो हम क्या कहेंगे कि हम आर को मान लेंगे। ठीक है ना, रियल नंबर्स के सेट को हम कोडोमेन मान लेंगे बस। ठीक है ना, इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब एक चीज और, ग्राफ का क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो देखो, इसका कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लो इस छोटे से एग्जांपल से बात करें, y बराबर x+2। ठीक है, मान लो आपने टेबल बनाई x y की, x0 रखा y2 आ गया, x1 रखा y3 आ गया, x2 रखा y4 आ गया, ऐसे करके। तो आपने 0 पर y को 1 रखा, 2 आ गया, 1 रखा तो 3 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया। जो भी वैल्यूज आई, है ना, आपने वैल्यूज आई और उनको मिला दिया, वो आपका ग्राफ आ गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन आया है, जरूरी नहीं है हर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है। वो तो
मैं तो लॉजिक समझा रहा हूं कि करते क्या है। ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब क्या है, वो ये है कि वी प्लॉटेड द पॉइंट्स x, y ऑफ फंक्शंस इन फंक्शंस है ना, इन फंक्शन f(x) एंड joined them to get their graph। ठीक है, कोई भी फंक्शन के ग्राफ का मतलब क्या है, बेसिक फंडा तो ये होता है कि उसके एक्स वाई को मिलाया, भाई ये रखा, ये वाई है, ये है, इस तरह कुछ वैल्यूज आई, मिलाई और उनको मिला दिया, तो जैसा भी शेप बना, अब वो चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, वो डिपेंड करता है, वो आपका उसका फंक्शन का ग्राफ आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा एकदम देसी भाषा में हो गया कि भाई क्यों किसी का ग्राफ ऐसा क्यों आया, तो ऐसा आया है ना। अब कोई कैसा क्यों पैदा हुआ है ना, किसकी शक्ल इस पे क्यों गई, भाई ऐसा वो पैदा हुआ तो वो ऐसा था। ठीक है ना, बस ये लॉजिक है, मतलब सिंपल सी भाषा में ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट्स को प्लॉट करा तो इसका ग्राफ ऐसा बना, इसका थोड़ा ऐसा दिखा, इसलिए वो है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे अपन चैप्टर में बढ़ेंगे, अपने पास रीजन चैप्टर क्या मतलब कैलकुलस पढ़े, कैलकुलस का मतलब ही कि स्टडी ऑफ है ना टेंजेंट, ये सब फलाना ढिमकाना, ग्राफ्स की फुल स्टडी करेंगे अपन, तो अपन को पता चलेगा कोई ऐसे क्यों जा रहा है, या नीचे क्यों आ रहा है, या फिर ऐसे क्यों हो रहा है। ये सब चीजें धीरे धीरे जैसे चैप्टर में कैलकुलस में अपन आगे बढ़ेंगे, अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। अभी के लिए अपन ये बोल सकते हैं देसी भाषा में कि अगर मैं बोलूं किसी चीज का ग्राफ ऐसा है, तो आपके पास उसका कोई रीजन नहीं है, आप तो यही बोल सकते हो कि हाँ सर इसके पॉइंट्स को प्लॉट करा और मिलाया तो ऐसा इसका थोड़ा आया, दैट्स इट। और फिलहाल एज ऑफ नाउ इस चैप्टर में शुरू में आपको कई सारे ग्राफ्स मैं आपको याद करवाऊंगा, है ना, आपको याद रखने होंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो पूरी कैलकुलस में काम आएंगे, जिनके बिना अपना गुजारा नहीं होगा, तो वो अपन अभी के लिए याद रखेंगे और धीरे धीरे उनके रीजंस आगे जाके समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए तो ये बोल सकते हो मतलब क्या ग्राफ का, पॉइंट प्लॉट करें, उनको ज्वाइन करें तो आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और, कि ग्राफ किसी फंक्शन का दिया हो और हम उसको देख के बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, मान लो कोई ग्राफ दे दिया अपन को, है ना, ऐसे ही मान लो ग्राफ दे दिए, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया, ठीक है, ऐसे ये दे दिया, ठीक है, ये चार ग्राफ दे दिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ऐसा कुछ। ठीक, देख के अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हम बिल्कुल ही कच्चे खिलाड़ी हैं, बस जस्ट एक चीज बतानी है कि देख के आप कैसे बता सकते हो ग्राफ है या नहीं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि इफ एनी वर्टिकल लाइन parallel to y-axis cuts the graph at more than one point, then that is not a function, वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे अब इसके अंदर कोई भी आप खड़ी लाइन बना लो, कोई भी खड़ी लाइन, कोई भी, क्या वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है? क्या नहीं कर रही। इसके अंदर देखो बनाई तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये है। ऐसे इसके अंदर देखो ये 2 पे कट कर रही है, यहां कोई बच्चा कहेगा सर यहां करोगे तो 1 पे कट कर रही है, तो मैंने कहा कोई एक भी लाइन अगर ऐसी मिल गई जो 2 पे कट कर दे तो वो फंक्शन नहीं है। अब देखो यहां कोई भी वर्टिकल लाइन बनाओ, 1 पे कट कर रही है तो ये फंक्शन है। इसका ये तो हो गया रटने वाली बात। अब इसका लॉजिक भी समझ सकते हो। देखो ये क्या है, ये कोई x है, सपोज x बराबर a है, इस ये x बराबर a पे ये वैल्यू आ रही है b और यहां ये वैल्यू आ रही है c। तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन में a रखने पर वैल्यू b आ रही है और a रखने पर c आ रही है। तो आप वो वेन डायग्राम से फील करो, ऐसा कुछ हो रहा है कि a रखने पे b भी आ रही है और a रखने पे c भी आ रही है।
है ना, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। मतलब एक इनपुट रखने पे दो दो आउटपुट आ रहे हैं, समझ में आ गई बात आपको? तो एक इनपुट रखने पे दो आउटपुट कैसे आ रहे हैं भाई? हमने फंडा क्या पढ़ा था फंक्शन के लिए, सबकी हो एक ही हो। तो यहां सबकी हो ना हो वो तो चलो डोमेन में जो जो चीजें हैं उनके लिए होंगी ही, लेकिन यहां ये रखने पे दो दो आ रही है, मतलब ए की कितनी इमेज है? दो, एक बी और एक सी। तो दो इमेज है तो सबकी एक ही हो वाला फंडा फॉलो नहीं हो रहा, एक ही हो वाला फंडा फॉलो नहीं हो रहा, मतलब एक इनपुट रखने पे दो दो आउटपुट आ रहे हैं। क्लियरली आप देख सकते हो, जैसे मान लो यहां पर x बराबर a है, आपने लाइन बनाई है, तो ये देखो ये यहां पर भी कट कर रहा है और ये यहां पर भी कट कर रहा है, तो दो दो आउटपुट आ रहे हैं, एक इनपुट पे दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये लॉजिकली समझ लिया हमने, और नहीं समझ में आए तो आप वैसे ना समझने जैसे ऐसे कुछ है नहीं, और ये ध्यान तो जरूर ही रखें कम से कम कि वर्टिकल लाइन अगर आप दो जगह काट दें तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो आज हमने बेसिक फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, जस्ट इनके टर्म्स को फेमिलियर कराया आपसे, है ना। बाकी धीरे धीरे हम चीजें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।